नमस्कार प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार एंड वंदे मातरम टू यू एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स। वंदे मातरम। प्रशांत जी, अभी एक दिन पहले एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते तो कुछ भी हो सकता था। ग्रह नक्षत्र कुंडली पीएम मोदी की क्या इशारा करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी उनके दुश्मन बैठे हुए हैं और घर के अंदर भी उनके बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो रोज मोदी जी की कब्र खोदने के नारे लगाते रहते हैं। मुझे अभी भी याद है जब ये नॉर्थ ईस्ट जल रहा था तो उस समय बहुत डिमांड उठी थी कि मोदी जी वहाँ जा क्यों नहीं रहे हैं। और उस समय मैंने वीडियो भी दिए थे हमारे चैनल के ऊपर। अंजू जी, वो जो समय था उस समय मोदी जी की कुंडली में वर्ष लगन और जन्म लगन दोनों एक ही थे। और ये वो समय होता है जिसे कि मृत्यु का वर्ष कहा जाता है, जिसमें कि किसी व्यक्ति के साथ कोई भी हादसा होने के योग बने होते हैं, अकाल मृत्यु के योग भी होते हैं। आप सोचिए ना, ये वही मोदी जी हैं जो नॉर्थ ईस्ट में कई बार गए हैं, नॉर्थ ईस्ट को बड़े बड़े तोहफे दिए हैं इन्होंने। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट जल रहा था तब क्यों नहीं गए थे? और यही इंडिकेशन मैंने उस समय दिए भी थे कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी रचा जा रहा था। ये बात अलग है कि मोदी जी की सिक्योरिटी आज दुनिया की, आज अगर हम ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प की टक्कर की सिक्योरिटी है। लेकिन आप सोचिए कि जब हादसा होना होता है तो सिक्योरिटी चाहे कितने भी चक्रों के अनुसार क्यों ना बनी हो, लेकिन तब भी कभी ना कभी हादसे हो ही जाते हैं। तो यही वजह थी कि मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में जाने से बच रहे थे। ये मोदी जी का अपना डिसीजन नहीं रहा होगा। जो उनके जो रक्षा सलाहकार हैं या जो सिक्योरिटी, उनके जो प्रोफेशनल हैं जिनको सिक्योरिटी देनी होती है, ये डेफिनेटली उनके अपने निर्णय रहे होंगे। और देखिए, देश में राजा सबसे बड़ा होता है। अगर किसी देश के राजा अगर कोई आहत हो जाता है किसी भी तरह से, तो सोचिए पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। आप सोचिए अगर मोदी जी को कुछ भी हो जाता था तो पूरा सिस्टम धरा का धरा रह जाता था। आज भारत 2014 के बाद पूरी दुनिया भारत का सिक्का मान रही है। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं हम लोग। सितंबर 2025 के बाद यही भारत अभी सुनता नहीं है, सुनाता है पूरी दुनिया को। तो आप सोचिए अगर मोदी जी को कुछ भी होता था तो क्या होता था हमारे देश का। और दूसरी तरफ इस तरह के षड्यंत्र, आपको याद होगा कि जब पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री चाइना के दौरे पर गए थे तो अचानक से हमने देखा था कि उसके बाद वो पुतिन की गाड़ी में बैठ गए थे। तब भी इस तरह की खबरें आई थी कि वहां कुछ ऐसे तत्व मौजूद थे जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। तब भी ये खबरें आई थी कि उन पर किसी तरह का बड़ा हमला हो सकता था और पुतिन को पता था, इसलिए उन्होंने उनको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अंजू जी, मैं इस बात पे बिल्कुल मैं अग्री करूंगा कि ऐसी पॉसिबिलिटीज थी। ये वही समय था जब वर्ष लगन और जन्म लगन एक ही चल रहा था मोदी जी का, और बिल्कुल हमला होने के बिल्कुल चांसेस थे। और ये कहना होगा कि कहीं ना कहीं पुतिन भांप गए थे। उनके जो रक्षा जो टीम है, उनकी सिक्योरिटी टीम, कहीं ना कहीं इंडिकेशन था, उनको आभास था। और उन्हें भी कहीं ना कहीं मोदी जी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रशिया और भारत का बहुत ही एक एक अलग तरह का संबंध रहा है। और आने वाला जो समय है वो रशिया और भारत का ही है। और पुतिन को भी मालूम है कि अगर मोदी जी कहीं पे भी आहत होते हैं तो वो रशिया के लिए भी बहुत बड़ा आघात होगा। तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। पर प्रशांत जी, अब मोदी जी की कुंडली क्या कहती है? 2026 है अब तो। आप देखिए कि मार्च का महीना भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है और दुनिया के जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान जल रहा है, अफगानिस्तान जल रहा है, ईरान में क्या कुछ हो रहा है हम सब देख रहे हैं, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है। और उस बीच में जो ये इतना बड़ा साजिश, जो अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है, ये किस तरफ इंडिकेट करता है? देखिए, मोदी जी की कुंडली जो इस समय मैंने स्क्रीन पर ओपन की हुई है, मंगल महादशा में बुध का अंतर चला हुआ है। बुध कन्या राशि के 11th हाउस में 0 डिग्री के 26 मई तक ये समय चला हुआ है। मैंने कई बार आपके चैनल पे भी ये बात कही थी कि मोदी जी की कुंडली में 9th एंड 6th का कॉम्बिनेशन लगन में शत्रु हंता योग, आप जितना विरोध करेंगे
ये व्यक्ति उतना ही बड़ा होता चला जाएगा, उतना ही पावरफुल होता चला जाएगा। सो आप सोचिए कि मंगल में बुध का अंतर 11th हाउस में सूर्य केतु साथ में, राहु की डेफिनेट दृष्टि होगी और यहाँ पर बुध और सूर्य एम्पलीफाई हो गए हैं राहु की दृष्टि से। तो यहाँ पर वही बात होगी, साम दाम दंड भेद, जो हमें सही लगेगा हम करेंगे। ये शब्द कह रहा हूं मैं मोदी जी की तरफ से। तो मोदी जी यहाँ पर अपने देश के हितों के लिए उनको जो सही लगेगा करेंगे और कामयाबी भी हासिल होगी। और ये जो युद्ध हो रहे हैं जिसमें कि मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा जल रहा है, आप देखिए इसका हमारे देश के ऊपर अभी कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। कुछ एक सेक्टर्स हैं जिसमें एक्सपोर्ट थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन फिर भी देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो मोदी जी को आंकना यहाँ पर बहुत गलत होगा, कम आंकना उनको। तो मोदी जी हर वो संभव प्रयास करेंगे जिसमें कि हम सुनेंगे नहीं किसी की, अपने तरीके से काम करेंगे, झुकेंगे नहीं किसी के आगे। अभी जैसे हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल के आ रहे हैं, भारत की तो डिप्लोमेसी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अमेरिका भी हैरान परेशान है, हमारे देश के अंदर बैठा हुआ एक तबका भी हैरान परेशान है जो ये आरोप लगा रहा था कि देखिए खमेनेई की मौत पर पीएम मोदी ने अफसोस नहीं जताया और ईरान के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे और खराब हो गए हमारे रिश्ते। तो ये जो पॉपुलैरिटी चार्ट है पीएम मोदी का जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे आपको लगता है कि आगे चलकर ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई अहम भूमिका पीएम मोदी निभा सकते हैं? अंजू जी, बल्कि अभी 2 दिन पहले मैं इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था और मेरे गुरु जी श्री विपिन कपूर, जिनसे मैंने मेदिनी ज्योतिष सीखा है, अभी हम इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। बल्कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं कुछ, तो उसमें कुछ मैं आपको, अभी ये वो चीजें हैं जो इन पे अभी रिसर्च चल रही है, कहीं ये कंटेंट ना तो मेरे चैनल में गया है अभी। इसमें कुछ एक फॉर्मूला है कि अगर जिस समय युद्ध होता है उस युद्ध के समय अगर आपका वार, आपका नक्षत्र, जिस लग्न में युद्ध होता है वो समय एंड आपका नक्षत्र, अगर इनका टोटल कर दिया जाए और अगर शेष 4 आ जाए तो उसको कहते हैं राजपंचक। अगर राजपंचक में जब युद्ध होता है तो ये बहुत लंबा चलता है, जिसमें बहुत सारे राजाओं की मृत्यु होना तय है, निश्चित है। बहुत सारे राजा एलिमिनेट होंगे, देशों के देश खत्म हो जाएंगे, अपना अस्तित्व खत्म कर देंगे। जैसे कि अली खामेनेई, उनको एलिमिनेट कर दिया गया, उनके साथ साथ अराउंड 20-22 और नेता थे जो कि मारे गए इस युद्ध में। अब तो योग ये भी बने हैं कि इजराइल की कुंडली में भी जैसे कि मैं देखूं तो यही राजपंचक योग इजराइल की कुंडली में अगर हम इसको डिप्लॉय करें तो ये दिखाई दे रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनके नेताओं के ऊपर भी ये राजपंचकों का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि नेताओं का एलिमिनेट होना, युद्ध में खत्म हो जाना, ऐसे योग बने हुए हैं। इसमें 3 राशियां और भी प्रभावित हो रही हैं। 28 फरवरी वाले दिन जब ये सुबह तेहरान समय सुबह 9:50 के आसपास ये स्ट्राइक हुई थी, मेष लगन में 11th हाउस में 5 प्लैनेट का चले जाना, जिसमें कि मंगल को अगर हम देखें 3 डिग्री के, लेकिन मंगल जब भी किसी ग्रह के साथ होते हैं तो प्लैनेटरी वॉर में हमेशा विजय होते हैं, क्योंकि मंगल को युद्ध का देवता कहा जाता है। तो मंगल यहाँ पे युद्ध में विजयी होंगे, वही करेंगे जो वो चाहें। सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि है, लेकिन बातों से काम नहीं चलेगा, युद्धों का एक्सपेंशन होगा जिसमें कि कुछ देश अभी और जलेंगे। अब देखिए मिडिल ईस्ट में तो जिन देशों पे स्ट्राइक हुई वो तो सबको पता ही है, उन देशों के नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन कुछ एक नए देश जिसमें कि वृषभ राशि, कन्या राशि एवं धनु राशि, ये 3 राशियां प्रभावित हो रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है कन्या और धनु पे, और मंगल की 4 प्लैनेट का प्रभाव लेकर चौथी दृष्टि पड़ रही है वृषभ राशि के ऊपर। तो कौन कौन से देश बनेंगे, जिनमें कि कुछ एक देश ऑलरेडी युद्ध में सक्रिय हो चुके हैं। तो इसमें होगा पाकिस्तान एंड पूर्वी खाड़ी के कुछ देश, टर्की, इटली, आर्मेनिया, भूटान। मुझे मालूम है कई सोचेंगे कि भूटान कैसे आ सकता है। अब देखिए ये प्रेडिक्शंस है,
और कुछ न कुछ भूटान के साथ भी होने वाला है। ये बात अलग है कि भूटान हमेशा ही हमारे संरक्षण में रहा है, भारत ही संरक्षण देगा, तो कहीं ना कहीं चीन उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा इस समय। और इसमें इजराइल तो ऑलरेडी चल रहा है, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लेबनान, उत्तर कोरिया, कतर, तजाकिस्तान, थाईलैंड, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में भी 6-7 माह पहले कुछ हुआ था। और ये मैंने उस समय प्रेडिक्ट किया था कि थाईलैंड में भूकंप भी आएगा और थाईलैंड किसी युद्ध में भी भाग लेगा। तो दोनों चीजें इकट्ठी इकट्ठी हो गई थी उस समय। अभी फिर थाईलैंड में योग बन रहे हैं, जिसमें कि साथ में यूएई, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, फ्रांस, तो ये कुछ और भी देश हैं अंजू जी, जिन्हें अभी इस युद्ध में भाग लेना है। क्योंकि 28 फरवरी ये जो युद्ध की मैंने कुंडली बनाई हुई है, मेष लगन की कुंडली बनी हुई है, और ये 4 डिग्री पुष्य नक्षत्र शनिवार वाले दिन, आप सोचिए ये युद्ध शुरू हुआ है। अगर कोई ये कहता है कि ये युद्ध रुकेगा या ट्रंप अभी घुटने टेक देंगे, क्योंकि ट्रंप की अभी टाइम टाइम फिक्स हो गई है, नाटो देश कोई साथ नहीं दे रहे हैं। 4.5 साल पहले इसके ऊपर मैंने वीडियो दिया था हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में कि नाटो का विघटन होगा, और आप देखिए अब ट्रंप के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन ट्रंप लियो एसेंडेंट, एरोगेंस, ईगो से भरे हुए हैं, ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। अब ट्रंप को पता है कि भाई मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है, मुझे इजराइल को आगे करना है, और बेटर है कि इजराइल तबाह हो जाए। तो आप देखिएगा ट्रंप की यही स्ट्रेटजी होगी, ट्रंप इजराइल को खत्म करवा के ही दम लेंगे। क्योंकि जब मैं इजराइल की कुंडली भी अंजू जी खोल रहा हूँ यहाँ पे, तो जी। इजराइल की कुंडली में भी एक छठा घर एक्टिवेटेड है। तो छठा घर सक्रिय होना और राहु में गुरु का अंतर, और जो जिस तरह से षडबल वर्गों में इस समय जो स्थिति बनी हुई है शनि की, षष्ठे शनि की चंद्रमा के साथ 11th हाउस में पुश एंड पुल एनर्जी, इजराइल नहीं मानेगा। इजराइल को चाहे कोई कितना भी समझा दे, चाहे कोई दैवीय शक्ति भी आ जाए, इजराइल अभी लगातार युद्धों में भाग लेगा। अब देखिए इजराइल का ना अंजू जी वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ था। आज से 2 वर्ष के पहले जब 7 अक्टूबर 26। 2023 को इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था हमास के द्वारा, और उसे मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था 3 माह पहले कि इस तरह का कोई अटैक होगा जब दिवाली आएगी 2023 की। तो हमारी एक सॉफ्ट कॉर्नर था इजराइल के साथ। लेकिन वो चाणक्य ने भी कहा है कि युद्ध के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमों के तहत युद्ध में डिसएंगेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने 4 दिन लगातार पाकिस्तान के ऊपर गदर कोहराम मचा दिया, आतंक मचा दिया भारत ने। एंड पाकिस्तान मतलब एकदम डिस्ट्रक्शन में था। तब जब उन्होंने हाथ जोड़े कि बचा लीजिए त्राहिमाम, तो आप सोचिए डिसएंगेजमेंट भी अंजू जी हम ही ने की, और बहुत जरूरी था। ये जो घरों में लोग बैठे हुए हैं ना, जो कहते हैं कि नहीं मोदी जी को आर पार कर देना चाहिए था, टुकड़े करवा देने चाहिए थे, लाहौर में बैठ जाना चाहिए था, बातें करना बहुत आसान है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ना तो जियो पॉलिटिकल पता होता है, ना पॉलिसी पता होती है, ना तो इनको ये पता होता है कि युद्ध में अगर बढ़ते चले गए तो आपकी सप्लाई लाइन टूट जाएगी। सिर्फ घर में ना बातें करते हैं ये लोग। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में अपनी कुछ सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकारों को चैलेंज करेंगे, एक देश के राजा को चैलेंज करेंगे, आर्मी को चैलेंज करेंगे कि आर्मी लाहौर में क्यों नहीं बैठ गई। तो यही भारत ने जो अच्छा कदम उठाया, डिसएंगेजमेंट, जो चाणक्य की नीति थी, वो नीति इजराइल ने नहीं अपनाई। अब यूएसए इजराइल को तबाह करके ही दम लेगा। अब ये युद्ध के परिणाम निकलेंगे। लेकिन देखिए इसमें ईरान भी नहीं बचेगा, ईरान में भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, इजराइल भी तबाह होगा, एंड यूएसए की इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने पर टूटेगी। यूएसए का आधार खत्म होगा, रशिया का आधार बहुत बड़ा बनेगा। ये रशिया वही रशिया वापस बनेगा जो कभी सोवियत संघ हुआ करता था। आप देखिएगा अभी यूएसए नीचे गिरेगा लगातार 7-8 वर्ष, और यूएसए ऊपर की तरफ चलेगा। और आने वाले समय में भारत और रशिया के मध्य बहुत बड़ी युद्ध संधि भी होनी है। मुझे मालूम है कि कुछ व्यूअर्स आपके ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि नहीं ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। अंजू जी आप ही के चैनल में वीडियो रहेगा, आने वाले में समय में यही लोग आएंगे और कमेंट भी करेंगे कि जी हाँ जो हमने प्रिडिक्ट किया था ये हो भी गया। आप देखिएगा 1-1.5 वर्ष के अंदर अंदर
1.5 वर्ष के बाद ये चीजें होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें भारत और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ी युद्ध संधि होना तय है, और यूएसए का डाउनफॉल, यूएसए अभी अकेला पड़ेगा। और रही बात ट्रम्प की, विक्रमी संवत 2083, आज 18 मार्च है, कल 19 मार्च से शुरू हो जाएगा सुबह के समय से। तो जैसे जैसे विक्रमी संवत अभी बढ़ता चला जाएगा 19 के बाद, वैसे वैसे ट्रंप की पावर्स कम होती चली जाएंगी, क्योंकि ये जो 2082 विक्रमी संवत था, इसमें सूर्य राजा और सूर्य ही कमांडर थे, और ट्रंप की कुंडली में लियो एसेंडेंट, सूर्य बली 10th हाउस में, तो ट्रंप बहुत पावर ले चुके हैं। अब ये पावर क्षीण होने का समय 19 मार्च के बाद आ गया है। लेकिन वही है कि वो कूटनीतिज्ञ भी अच्छे हैं अपने लिए, कि अमेरिका फर्स्ट, मतलब इजराइल फिनिश। तो इजराइल को समझ में नहीं आएगा, वो इजराइल को तबाह करके ही मानेंगे। पर जैसे आपने बताया इतने सारे नए देश भी इस युद्ध में कूदने वाले हैं, फिर तो प्रशांत जी ये माना जाए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत दूर नहीं है। हालांकि नाटो कंट्रीज अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दे दिया, यही माना जा सकता है। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा देश इसमें आते हैं, फिर तो यही माना जाएगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। अंजू जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो ऑलरेडी 24 फरवरी 2022 को शुरू हो चुकी है, और इसका कर्मधार माना जाएगा जेलेंस्की को, इस युद्ध का, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। और ये आने वाले समय में हिस्ट्री लिखी भी जाएगी। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, इमीडिएटली बहुत सारे देश सक्रिय हो गए युद्ध में और दुनिया दो धड़ों में बट गई। जरूरी नहीं कि जैसी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी वैसी ही होगी। कभी मोर्चे क्लोज होंगे, कभी कई नए मोर्चे खुलेंगे, कभी पुराने एक्टिव होंगे, कभी नए चलेंगे। अब देखिए, रशिया नहीं चाहेगा अभी कि यहाँ पर यूएसए डिसएंगेज हो जाए ईरान के साथ जो युद्ध शुरू हुआ है। रशिया को इसमें फायदा ही है कि अगर यूएसए इस युद्ध में उलझा रहे, और अगर मैं ईरान की भी कुंडली जैसे मैंने खोली हुई है, तो ईरान और यूएसए, इजराइल नहीं पीछे हटेंगे। ये युद्ध लंबा चलेगा अभी, और इसका सबसे बेहतरीन फायदा मिलेगा रशिया को, और भारत को भी मिलेगा इसका फायदा। और हमारे पड़ोस में जो पाकिस्तान है, जिस तरह की डबल गेम वो खेल रहा है, ईरान की मदद भी कर रहा है क्योंकि चाइना के बहुत सारे हथियार पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंच रहे हैं। फिर अमेरिका भी उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है, उसके एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी के साथ वो ईरान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, वहां अपने सैनिकों को भेज रहा है। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, उसकी कुंडली क्या कहती है, उसके ग्रह नक्षत्र क्या इशारा कर रहे हैं? वो अंजू जी कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो पाकिस्तान की कुंडली भी निकाल ही लेता हूं मैं, और पाकिस्तान की कुंडली में वही योग बने हैं जो 1971 के आसपास बने थे। इस समय पाकिस्तान की कुंडली में शुक्र महादशा में बुध का अंतर चला हुआ है। ये 21 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ था एंड अक्टूबर 2026 तक चलेगा। ज्योतिष में एक फॉर्मूला है, और ये हमेशा ही अप्लाई होता है, सेट बैठता है उस केस में जब 4th हाउस में मेल फिक्स प्लैनेट होते हैं, कि जब छठे घर का स्वामी 4th हाउस में चला जाए। छठा घर होता है आपका डिस्प्यूट्स का, और चौथा घर होता है आपकी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का। जब छठे घर का स्वामी 4th में चला जाए तो प्रॉपर्टी में विवाद, ऐसे लोग प्रॉपर्टी अपने हाथों से गवा देते हैं। ऐसे लोग जिनके अपने नाम पे भी प्रॉपर्टी होती है, जेन्युइनली जिन लोगों की अपनी ही प्रॉपर्टी होती है, उनके नाम पर भी झूठे केस अक्सर लोगों के द्वारा कर दिए जाते हैं। और ये जो सच्चे लोग हैं, ये भी कोर्ट में अपनी प्रॉपर्टीज को हरा देते हैं। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान ने तो एक्चुअल में हमारी प्रॉपर्टी छीन रखी है, पीओके के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अभी ये वही समय है जो चला हुआ है। अभी पाकिस्तान के जो कहते हैं ना पाप जो है, जो घड़ा है वो भर चुका है। तो पाकिस्तान अभी कुछ भी कर ले, कूटनीति चला दे, कि कभी यूएसए का साथ, कभी ईरान का, कभी यूएई का। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है पाकिस्तान ने, कि कभी आप हमारा एयर बेस ले लो, हम इनके साथ भी हैं, इनको भी वेपन सप्लाई करेंगे।
देखिए, भारत की अपनी एक कामयाबी है कि भारत आज ईरान के साथ भी अच्छे अच्छे संबंध बना के रखे हैं भारत ने, इज़राइल के साथ भी, अमेरिका के साथ भी। ये वो 3 कंट्री जो आपस में युद्ध में लड़ रही हैं, लेकिन भारत के साथ एक अच्छे संबंध बने हुए हैं क्योंकि राजा अच्छा है। राजा को समझ है कि कूटनीति चलानी कैसे है। अब वो पाकिस्तान की समझ से परे है वो चीज़। पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन की तरफ है अंजू जी। आप देखिएगा अभी ये जो शुरुआत हुई है, जो इन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की, जो वहाँ पर हॉस्पिटल में लोग मारे गए, बहुत बड़ा रिटेलिएशन होगा अभी पाकिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान ही पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा, आधे पाकिस्तान को, देखते चले जाइएगा। अभी ये जो युद्ध शुरू हुए हैं, जैसे मैंने कहा है कि ये जो ईरान के साथ जो भी अभी जुड़ेगा, जो भी ईरान को सपोर्ट करेगा या ईरान के जो अटैकर्स हैं इजराइल और यूएसए को किसी भी तरह से सपोर्ट करेगा, मतलब आपको इस युद्ध में आने की जरूरत है। तो राजपंचक जो हैं उनका प्रभाव उस कंट्री के ऊपर भी पड़ेगा, चाहे वो कंट्री, चाहे वो कोई किसी भी तरह से हेल्प क्यों ना कर दे। अब इसमें कोई ये ना कहे कि भारत ने ईरान के जहाज को शरण दी, वो एक डिप्लोमेटिक मुद्दा है पूरी दुनिया का। हमने ईरान को कोई युद्ध में हेल्प नहीं की। अब पाकिस्तान कोई ना कोई किसी ना किसी को हेल्प करेगा, राजपंचक का योग इनके ऊपर अप्लाई होगा और अफगानिस्तान पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। और दूसरी तरफ से बलूचिस्तान भी पाकिस्तान को एलिमिनेट करेगा। बलूचिस्तान खुद अलग हो जाएगा, भारत या किसी और देश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखते चले जाइए अभी होता क्या है आगे आगे, और ये होना शुरू हो चुका है अभी काउंटडाउन। पाकिस्तान को तो ये डर भी सताने लगा है ना प्रशांत जी, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ तालिबान ने, अफगानिस्तान ने घेर रखा है, ईरान से भी खतरा है, पता नहीं कब कहां से वहां से मिसाइल आ जाए, और भारत कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दे। तो ये सारे भी बने हुए हैं। तो जो भारत की कुंडली, आपने पीएम मोदी की कुंडली बताई, लेकिन भारत की कुंडली क्या कहती है? अंजू जी, भारत की कुंडली तो यही कह रही है कि भारत के लिए सबसे बेस्ट समय है ये। मैं कुंडली निकाल लेता हूँ भारत की भी साथ साथ में। भारत की कुंडली में इस समय मंगल महादशा में राहु का अंतर स्टार्ट हो गया है 6 फरवरी से। लगन का राहु है, कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र का है, लगन भी कृतिका का है, लगन 6 डिग्री का है, राहु 5 डिग्री का, बहुत ही क्लोज नक्षत्रों का संबंध आपस में। ये बेस्ट समय है, बेस्ट टाइम है भारत के पास कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दी जाए। योग शुरू हो चुके हैं और 13 मार्च से योग शुरू है 2026 से, जिसमें कि 24 मार्च 2026 ये जो समय आने वाला है ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा पाकिस्तान के लिए भारत के द्वारा। तो इसमें योग तो यही बने हैं कि भारत एक बहुत बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार बैठा है, सिंदूर पार्ट 2, जिसमें कोई पाकिस्तान का एक्शन नहीं देखा जाएगा। एक्शन भी हमारे होंगे और रिएक्शन भी हमारे होंगे, सब कुछ हमारे ही होगा इस बार। तो योग तो बन चुके हैं। पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त ठीक नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज समझाइए कि भारत अगर वर्ल्ड पावर बनना चाहता है 2047 में, और जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान, जो कि निहत्था ही एक तरह से, उनके पास ना एयरफोर्स है ना आर्मी है, लेकिन उसके ऊपर कैसे ताबड़तोड़ हमले कर रहा है पाकिस्तान, तो बहुत से लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान की मदद भारत को करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा पड़ोसी निरीह जिसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, अस्पताल पर हमला हुआ, कितने सारे लोग मर गए। तो जो भारत और अफगानिस्तान के रिलेशंस को दर्शाने वाले नक्षत्र हैं, वो क्या कहते हैं? क्योंकि भारत ने अभी तक वहां की सरकार को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि तालिबानियों की सरकार है। तो आगे चलकर इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते आपको कैसे दिखते हैं, भारत और अफगानिस्तान के? अंजू जी, भारत स्ट्रेटेजिकल युद्ध करेगा, अफगानिस्तान की सपोर्ट भी करेगा, लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा, डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा। ये वैसे ही है जैसे भारत ने 4 दिन में अपने आप को डिसएंगेज कर लिया था इस युद्ध से, क्योंकि भारत की स्ट्रेटजी हमेशा ही बेस्ट रही है युद्ध में। आप देखिए ना, रशिया इतनी बड़ी कंट्री है, यूक्रेन के साथ 4 वर्ष हो गए हैं, उलझे हुए हैं, कुछ भी अभी तक सेटल नहीं हुआ है। भारत ऐसा देश नहीं है। भारत अफगानिस्तान को निस्संदेह हेल्प करेगा, लेकिन अपने तरीके से स्ट्रेटेजिकल वे में,
जो बुद्धिजीवी हैं उनको बाखूबी समझ आएगा कि भारत फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सितंबर 2032 तक बेटर है कि देश में 0% डिसऑनेस्टी की पॉलिसी लागू कर दी जाए, अच्छे खासे कड़े कानून कायदे बना दिए जाएं। अगर सितंबर 2032 तक हमारा देश नहीं सुधरा, अगर सिविक सेंस नहीं आई लोगों में, रिश्वतखोरी बंद नहीं हुई, तो आप मान के चलिए राहु में तो रिश्वतखोरी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश हमारा ही होगा। बिना पैसा दिए काम नहीं चलेंगे। जैसे आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, अगर कोई वहां पर कल मेरे एक क्लाइंट हैं, जज साहब हैं, वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, अभी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है उनकी, तो वो कह रहे थे कि वहां पर वेस्ट बंगाल में अगर कोई गाड़ी भी खरीद के लेके आता है किसी शोरूम से, तो भी उसे हफ्ता देना पड़ता है लोगों को वहां पर। तो आप सोचिए कि ये हालत है हमारे देश के कुछ एक राज्यों की। और हमारे देश के सरकारी विभाग सोचिए, जब तक वहां पर अंडर टेबल नहीं जाएगा कुछ, आपकी फाइलें हिलती नहीं है। और देश इसलिए बचा हुआ है कि कुछ एक ईमानदार लोगों की वजह से, जो एक पैसा नहीं खाते, सिर्फ कुछ एक लोगों ने देश को बचा के रखा है। आप सोचिए यही देश पूरा ईमानदार हो जाए तो 2047 तो दूर है अंजू अंजू जी, हम तो आने वाले 4 साल में सुपर पावर बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे डिसीजंस हैं जो लेने की जरूरत है। और दूसरी तरफ मैं फिर आपसे चलते चलते जानना चाहूंगी कि ये युद्ध खत्म होता दिख रहा है या कितना और लंबा खिंच सकता है? ईरान, अमेरिका, इजराइल के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? ये क्या सालों पर तो नहीं चला जाएगा ये युद्ध? देखिए 2 अप्रैल तक तो अभी अंगारक योग चलेगा, तो 2 अप्रैल तक तो आप भूल जाइए कि यह युद्ध रुकेगा। और इसके बाद इजराइल की कुंडली में जो ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं, इजराइल इस युद्ध को रुकने देगा ही नहीं। अमेरिका खुद पीछे रहेगा, लेकिन इजराइल को इसके बाद आगे करेगा। तो अगले 3-4 माह तो मान के चलिए ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अगर सीज फायर होगा भी, तो अचानक ही आप देखेंगे कि पता चला कि लेबनान ने कुछ कर दिया एक तरफ से, कहीं यमन से कुछ हो गया, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, अब रुकेगा नहीं। और सबसे पहले मैंने पाकिस्तान ही दिया, अब देखिए पाकिस्तान एलिमिनेट होगा, अफगानिस्तान और बलोचिस्तान कारण बनेंगे पाकिस्तान को खत्म करने का। और फिर ये भी है ना प्रशांत जी की ग्रह नक्षत्र तो पल पल बदलते रहते हैं, उनकी चाल, उनकी गति बदलती रहती है। जो आज के माहौल में ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से तो दुनिया मतलब बड़े विस्फोटक भविष्य की तरफ आगे जा रही है। अगर ये युद्ध नहीं रुकता और जैसे आपने बहुत सारे देशों के नाम दिए वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि भारत जो कि शांति का पक्ष धर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी तब भी कहा था कि हम शांति के पक्षधर हैं और बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। तो हो सकता है कि जो कुछ समझदार लोग हैं, जो कुछ समझदार देश हैं, उनके नेता सामने आए और बात आगे बढ़े। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। भारत माता की जय।